प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप में। आपको बता दें कि हम लोग लगातार एग्जाम पॉइंट को आगे बढ़ा रहे हैं। यह एग्जाम पॉइंट नंबर आपका गलत दिया गया है, ये 11 एग्जाम पॉइंट नंबर होगा, ये टाइपिंग मिस्टेक है। तो हम लोग आगे की दिशा में बढ़ रहे हैं। आज जिस टॉपिक पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं वह टॉपिक है उभयचर यानी एम्फीबिया। हम लोग उभयचर पे चर्चा करने वाले हैं। आपको बता दें कि उभयचर से संबंधित जो भी प्रश्न आपके एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं या जो एनसीईआरटी में इंपॉर्टेंट है या जो पॉइंट आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण, उन सभी पॉइंट्स को यहाँ पे रखा गया है। आप एक बार इस पूरे सेशन को एंजॉय करिए, पूरे सेशन को ध्यानपूर्वक सुनिए और देखिए। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा, आप इस पीडीएफ से स्टडी करिए। नीचे टेलीग्राम का एक ग्रुप दिया गया है, उसको ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आपको प्राप्त हो जाएगा। अब मैं आपको आगे बताऊं कि अगर आप इसको पढ़ते हैं, इसको पूरा सॉल्व करते हैं, तो मैं भरोसे से कह रहा हूं कि इसमें से आने वाला कोई भी प्रश्न आपसे छूटेगा नहीं। आप भी पढ़ेंगे तो आपको भरोसा होगा। आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा, एंजॉय करिएगा और एक एक पॉइंट्स में कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे एलाइट्स को मिडवाइफ टोड कहा जाता है। पहला प्रश्न तो यही है, एलाइट्स इज नोन एज द मिडवाइफ टोड। ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगर हम पीजीटी की बात करें, उत्तर प्रदेश पीजीटी की, तो उसमें प्रश्न पूछा गया। आप झारखंड से हैं, बिहार से हैं, एमपी के हैं, केबीएस के लिए पढ़ रहे हैं, डीएसएसबी के लिए पढ़ रहे हैं, सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो पहला प्रश्न आपका, एलाइट्स को क्या कहते हैं, तो आप कहेंगे मिडवाइफ टोड कहा जाता है। पहला प्रश्न आपके सामने हो गया। दूसरा इसी पॉइंट्स में है, यह अधिकांश कहाँ पाए जाते हैं, यूरोपीय देशों में पाए जाते हैं। इसमें नर में पैतृक संरक्षण के गुण पाए जाते हैं। अब आपसे पूछा जाएगा कौन सा ऐसा प्राणी है या कौन सा ऐसा उभयचर है जिसमें नर में पैतृक संरक्षण के गुण पाए जाते हैं, यानी पेरेंटल केयर पैटर्न पाया जाता है। ये पेरेंटल केयर किस में पाए जाते हैं, नर में पाए जाते हैं। और ये किस में पाया जाता है, एलाइट्स में पाया जाता है, जिसे मिडवाइफ टोड के नाम से जानते हैं। और ये मुख्यतः यूरोपीय देशों में पाया जाता है। यह टेडपोल की उत्पत्ति तक निषेचित अंडे को अपने जांघ के पास सुरक्षित रखता है। आप मेढक देखे होंगे तो मेढक का जब पैर ऐसे टेट्रापोडम आता है तो मेढक का पैर ऐसे मुड़ता है, तो ये हिस्सा बनता है ना, ये जैसे मान लो पैर का है तो यहाँ पे इसकी डिजिट्स हैं, ठीक है। तो ये डिजिट्स हैं, ये डिजिट के बाद इसका मान लीजिए पैर है, पैर इसका कैसा होता है, उसमें फ्लिपर लगे होते हैं। तो मान लीजिए ये पैर है और पैर के बाद का ये जो हिस्सा है, इसी में अंडे को सुरक्षित रखता है। इससे फायदा क्या होता है, जैसे इसको मैं फिर से बनाऊं, ये मान लीजिए इसका पैर है, ऐसे मान लेते हैं, ऐसे इसका पैर है, तो ये मोटा हो जा रहा है बार बार। फिर से देखते हैं, एक बार ट्राई करते हैं। हाँ, ये मान लेते हैं कि इसका पैर है, ठीक है, फिर मोटा हो गया, चली जाने दीजिए। ये जो हिस्सा आ रहा है इसके बीच में, इसी में अपने अंडे को सुरक्षित रख लेता है। और उससे देखिए कह रहा है कि यह टेडपोल की उत्पत्ति तक, जब तक कि टेडपोल बन ना जाए यानी लार्वा का फॉर्मेशन ना हो, तब तक निषेचित अंडे को अपने जांघ के पास सुरक्षित रखता है। तो वह हिस्सा जैसे यहाँ से लेकर के, मोड़ से लेकर के और वहां तक का हिस्सा क्या हो जाएगा, जांघ का हिस्सा हो जाएगा, और उसी जांघ के पास वो क्या करता है, सुरक्षित रखता है। ठीक। मेढक का जंतु वैज्ञानिक नाम, ये आप कक्षा हमको लगता है क्लास 6 से लेकर के और उसके ऊपर जैसे जाते हैं, अब तो क्लास 5 3 में भी बच्चों को बता दिया जाता है जीव वैज्ञानिक नाम। लेकिन आप जब पढ़े होंगे तो आप क्लास 5 6 से जान गए होंगे कि मेढक का जो वैज्ञानिक नाम होता है उसे क्या कहते हैं, राना टिग्रीना कहते हैं। ये सभी लोग लगभग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। आगे देखिए, यह एम्फीबिया वर्ग यानी क्लास एम्फीबिया का मेंबर है। जो आपको याद रखना, उसे याद रखना एनूरा। इसका जो गण है यानी आर्डर है, ये किस आर्डर के अंतर्गत आता है, एन्यूरा आर्डर के अंतर्गत आता है, जो आपको याद रखना। एक्चुअली में दोनों चीजें तो आप पहले से जानते हैं, एम्फीबिया में फ्रॉग आते हैं, मेढक आते हैं, तो आप जानते हैं। लेकिन अब आपको ये पता था कि ये इसका एम्फीबिया क्लास है, राना टिग्रीना, इसका नाम आप क्लास 6 से जान रहे हैं। तो अब आपको एन्यूरा जानना था, जो आप बीएससी में पढ़े थे, लेकिन मैक्सिमम लोगों को क्या हुआ है, बातें भूल गई हैं। आपने पढ़ा था, आपने फाइल भी बनाई होगी, लेकिन इस समय आपको भूल गया है, तो इसे याद रख लीजिए, चूंकि एक नंबर आपको दिलाने वाला है आपके एग्जाम में। जिसमें पुच्छ रहित एक शब्द होता है, रहित एक शब्द होता है, सहित। सहित मतलब क्या होता है, संग संग साथ साथ, और रहित मतलब होता है उसके अलावा। ठीक, रहित मतलब क्या होता है, उसके अलावा। जैसे हम कहते हैं कि जो है राम, नहीं ऐसे कहिए कि धूल रहित पानी या धूल रहित हवा। तो हवा ऐसी है जिसमें कि धूल के कण नहीं है। आप कहें धूल सहित हवा, ऐसी हवा जिसमें धूल के कण है। तो सहित मतलब साथ साथ और रहित मतलब अकेले।
तो कह रहा है कि इसके पुच्छ रहित उभयचरों को शामिल किया गया। इसमें जिसमें पूंछ नहीं पाया जाता है एन्यूरा गण में उन्हीं उभयचरों को रखा गया है जिनमें पूंछ नहीं पाई जाती है। क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आसान है, बहुत आसान है, बस आपको एक बार मन से पढ़ना है। मैं भरोसा से आपको बता रहा हूं कि आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं कोई भी ऐसा नहीं है जिसने इन सब चीज़ों को पढ़ा नहीं है। मैं एज ए फ्रेंड आपको बस उस बात को रिवीजन कर रहा हूँ। मैं वही काम कर रहा हूँ जो काम बजरंगबली के लंका जाने से पहले किया गया था। उनकी शक्तियों को उन्हें याद दिलाया जा रहा है। मैं आपकी शक्तियों को आपको दोबारा याद दिला रहा हूँ। भैया देखो, ये आप पढ़ चुके हैं, हाई स्कूल पढ़े हैं, इंटर पढ़े हैं, ग्रेजुएशन पढ़े हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन पढ़े, वही पेपर माना है। आप अपनी शक्तियों को भूल चुके हैं और हमारा काम है कि हम आपको जगा रहे हैं, आपकी शक्तियों को याद दिला रहे हैं। अब शक्तियों को याद दिलाने का काम किसने किया था? आप खुद बता दीजिएगा कमेंट करके, हम क्यों बताएं, आप बजरंगबली हैं। ठीक, तो मेढक के जीवन में, मेढक का जो जीवन चक्र होता है पूरे जीवन काल में, टेडपोल लार्वा प्रवस्था आती है। आप सब जानते हैं कि इसमें टेडपोल लार्वा प्रवस्था आती है। इसका लार्वा होता है जो सिर, धड़ तथा पूंछ में बटा होता है। ठीक है, बटा होता है। इसमें सिर भी पाए जाते हैं, धड़ मतलब शरीर पाई जाती है और पूंछ पाई जाती है। और अभी आपने ऊपर पढ़ा कि जो मेढक है वो पूंछ रहित होता है। अब एक क्या मतलब आ गया? अब इसका मतलब एक, जब वो बड़ा होगा ना तो उसमें पूंछ विलुप्त हो जाएगी आगे मेटामॉर्फोसिस में। मेढक का टेडपोल जली होता है, पूरी तरह से जल पे निर्भर करता है। इसमें मेढक के टेडपोल की बात हो रही, मेढक के टेडपोल में यानी इसमें, एक मिनट आ गया, हाँ, एक स्पष्ट पूंछ होती है। मेढक के टेडपोल में स्पष्ट पूंछ पाई जाती है। कथन कारण करके प्रश्न पूछा जाएगा तो उन प्रश्नों का आंसर देने के लिए ये सब पॉइंट्स आपके बहुत महत्वपूर्ण है। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है। जिसकी सहायता से यह तैरता है। टेडपोल में क्लोम दरार तथा पार्श्वी रेखा पाई जाती है। ठीक है, जो वयस्क मेढक में नहीं पाया जाता। देखिए ये सब चीजें जो क्लोम दरार हैं या पार्श्वी रेखा हैं, ये सभी और पूंछ है, ये बड़े मेढक में नहीं पाया जाता। जो मेढक हो जाता है उसमें नहीं पाया जाता, बच्चे में पाया जा रहा है। मेढक का जो टेडपोल होता है, जो मेढक का टेडपोल है वह कैसा होता है? शाकाहारी होता है। याद रखिएगा, मेढक का टेडपोल जो होता है वो क्या होता है? शाकाहारी होता है। आपसे पूछा जाता है टेडपोल इज ए करके दे देता है, वहां पे कार्निवोरस, हार्बीवोरस, ऑमनीवोरस दे देगा और नीचे दे देगा ननाब्दीज या स्कैवेंजर कुछ और दे देगा। आपको एक बात और मैं यहाँ पे बता दूं कि आपका जो मैंने आपसे कहा था कि मैं चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको प्रैक्टिस पेपर दे दूंगा। 1500 प्रश्न आपके पूरे इनवर्टिब्रेट्स में आए हैं। 1500 प्रश्न है, माफ करिएगा, 1500 प्रश्न सिर्फ और सिर्फ इनवर्टिब्रेट्स में हो गए हैं। अब इन 1500 प्रश्नों के बाद वर्टिब्रेट में हम इंटर कर चुके हैं। वर्टिब्रेट की टाइपिंग चल रही है। वर्टिब्रेट में आपकी टाइपिंग बहुत तेजी से चल रही है। मुझे लगता है कि सप्ताह के अंत तक आपको वर्टिब्रेट भी भेज देंगे। जिन मित्रों को ये चाहिए मैं टॉपिक वाइज आपको पूरा दे दूंगा। झारखंड के पीजीटी के पेपर से पहले मैंने वादा किया है हर एक टॉपिक का आपको दे दूंगा। जैसे हमने अभी जो बनाया है इनवर्टिब्रेट, वर्टिब्रेट का, फिर उसके बाद माइनर बायोलॉजी, माइनर बॉटनी का है, माइनर बॉटनी बाद फिर साइटोलॉजी का है। ठीक है, दोनों का साइटोलॉजी एक ही साथ, बॉटनी और जूलॉजी दोनों की साइटोलॉजी एक ही साथ आपको मिलेगी। फिर उसके बाद चलेंगे जो है वहाँ पे एनिमल में, एनिमल की हिस्टोलॉजी और फिजियोलॉजी पूरी कंप्लीट करेंगे। इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस कंप्लीट कराएंगे, इकोलॉजी कंप्लीट कराएंगे। बॉटनी का हिस्सा भी छूटा रहेगा। बॉटनी के हिस्से में अब फिर आएंगे लौट करके तो यहाँ क्रिप्टो गेम्स, फेनेरो गेम्स, और उसके बाद जो उसके बाद का हिस्सा है जैसे आपकी फिजियोलॉजी, पूरी प्लांट फिजियोलॉजी है, फैमिली है, और उसके बाद इकोलॉजी पीछे करवा चुके हैं। तो यही दो चीज़ इकोनॉमिक बॉटनी है। इतने हिस्से बचेंगे। ये सभी चीज़ें आपको जुलाई में, मतलब जुलाई में पेपर से पहले मैं आपको दे दूंगा। अभी जो आपको मिल रहा है उसे लेते रहिए, पढ़ते रहिए, और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप अपने प्रैक्टिस पेपर करते रहिए, आगे की दिशा में पढ़ते रहिए। उन्हें आपको लास्ट तक हम प्रोवाइड करा देंगे, जिन्हें आप तेज़ी से रिवीजन करके भी अपना पेपर देंगे। मुझे भरोसा है कि उसमें से आपके सभी प्रश्न फंस जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली पॉइंट है, अंड में पीत के विवरण के आधार पर, यानी जो पीत पाया जाता है या उसी को योग कहते हैं, योग के पाए जाने के आधार पर अंडे कई प्रकार के होते हैं। इस आधार पर मेढक का जो अंडाणु होता है यानी अंडा होता है वो दूरस्थ पीत की अर्थात टीलोलेस्थल होता है। कैसा होता है? टीलोलेस्थल होता है, प्रकार का होता है। इसमें याक एक तरफ होता है जिसमें वर्धी गोलार्ध कहते हैं,
तथा दूसरी तरफ जंतु गोलार्ध होता है। कह रहा एक तरफ यॉक पाया जाता है जिधर वेजिटेटिव पोर्शन कहते हैं, और जिधर यॉक नहीं पाया जाता उसे सोमेटिक पोर्शन या जंतु गोलार्ध कहते हैं। मेढक का अंडाणु याक की मात्रा के आधार पर मध्य पीतकी होता है। इसमें याक की मात्रा संतुलित होती है। कह रहा है कि हम इसमें जो याक है वो संतुलन अवस्था में पाया जाता है, बहुत ज़्यादा या बहुत कम नहीं पाया जाता। ऐसे जीव जो अमोनिया उत्सर्जित करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। कह रहा जो अमोनिया का उत्सर्जन करते हैं अमोनोटेलिक कहलाते हैं। जो यूरिया करते हैं यूरिकोटेलिक कहलाते हैं। जो यूरिक एसिड का करते हैं यूरियोटेलिक कहलाते हैं। तो अमोनिया को उत्सर्जन करने वाला अमीनोटेलिक कहलाता है। मेढक के टेडपोल लार्वा अलवण जलीय मछलियां आदि इसमें आते हैं। कौन कौन आते हैं अमोनिया के उत्सर्जन करने वाले? मेढक का टेडपोल लार्वा आ जाता है। अलवण जल में यानी स्वच्छ जल में पाई जाने वाली मछली आती है। चलें आगे बढ़ जाए। अगली पॉइंट आपकी, मेढक के टेडपोल के कार्यात्मक वृक्क को, मेढक के टेडपोल के कार्यात्मक वृक्क को यानी फंक्शनल किडनी की बात कर रहा है। फंक्शनल किडनी को, एक सेकेंड, फंक्शनल किडनी को प्राकवृक्क या प्रोनेफ्रास कहते हैं। क्या कहते हैं? प्राकवृक्क या प्रोनेफ्रास कहते हैं। यह केवल लार्वा अवस्था टेडपोल में ही क्रियाशील होती है और विकसित होने पर ये मध्यवृक्क या मीजोनेफ्रॉस में परिवर्तित हो जाता है। ठीक। मेढक के मुख गुहा के आधार तल पर, मेढक के मुख गुहा के आधार तल पर दो वाक कोष पाए जाते हैं। ठीक है, जिससे वो टर टर की आवाज निकालता है, वाक कोष पाए जाते हैं। मेढक में एक अनुदैर्घ्य श्लिष्ट पाई जाती है जिससे ग्लाटिस कहते हैं, के मध्य से ग्रासनली ग्रसनी में खुलती है। देखिए यही था ना, हाँ, ग्रासनली ग्रसनी में खुलती। ठीक है। उसके बाद एरिटिनॉइड्स कार्टिलेज द्वारा ग्लाटिस का नियंत्रण किया जाता है। आपसे पूछा जाता है किसके द्वारा ग्लाटिस का नियंत्रण करते हैं, तो आप कहेंगे एरिटिनॉइड कार्टिलेज द्वारा ग्लाटिस का नियंत्रण किया जाता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। एरिटिनॉइड कार्टिलेज के द्वारा ग्लाटिस का नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने है। मेढक के टेडपोल के कार्यात्मक वृक्क को प्राकवृक्क या प्रोनेफ्रस कहते हैं। हमें लगता है वही रिपीट हो गया क्या? यह केवल लार्वा अवस्था में ही क्रियाशील होते हैं, वही लाइन रिपीट हो गई है। और विकसित होने पर मध्यवृक्क या मेजोनेफ्रिक में परिवर्तित हो जाते। सेम लाइन ऊपर वाली रिपीट हो गई है, हो गया होगा गलती से। राना टिग्रीना में लार ग्रंथियां अनुपस्थित होती। ये एक बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि लार ग्रंथियां पाई जाती कि नहीं। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, टीजीटी में कई बार आया है, इंपॉर्टेंट है। और आप सीधे कहेंगे कि नहीं पाई जाती हैं। राना टिग्रीना में लार ग्रंथियां क्या होती हैं? एब्सेंट होती हैं। इस बात को आप याद रखिएगा। ठीक है, चले आगे। उसका जिम्नोफियोना या एपोडा गण के अंतर्गत पाद विहीन उभयचर आते हैं। कह रहा जिम्नोफियोना और एपोडा के अंतर्गत पाद विहीन उभयचर आते हैं। इनमें पैर नहीं पाया जाता। पाद विहीन मतलब बिना पैर के। दो यहाँ पे गण है, आर्डर है, दो आर्डर हैं। एक है जिम्नोफियोना और दूसरा या एपोडा। ठीक है, उसी का नाम है, या तो जिम्नोफियोना को या एपोडा कहिए। तो उसके अंतर्गत पाद विहीन उभयचर आते हैं। इनकी लगभग 55 प्रजातियां पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए अगर हम जानना चाहें तो एक दिन हमने आपसे प्रश्न पूछा था इक्थियोफिस किस में आता है। इक्थियोफिस हो गया यूरे ओटेफाइलस, यूरे ओटाइफाइलस जो है ये आते हैं। ठीक है। अगला देखिए, एन्यूरा के बारे में तो ऊपर बताया गया। एन्यूरा के अंतर्गत पूंछहीन उभयचर आते हैं, जबकि यूरोडीला के अंतर्गत पूंछ युक्त उभयचर आते हैं। देखिए तीन गण की बात हो रही। पहला गण आपका है ऊपर जिसकी बात हो रही एपोडा। एपोडा में कौन आते हैं? एपोडा में पाद विहीन आते हैं जिसमें पैर नहीं पाया जाता। उसके बाद एन्यूरा में कौन आते हैं? पूंछहीन आते हैं जिसमें पूंछ नहीं पाई जाती।
और उसके बाद दे रहा है कि यूरोडिला, यूरोडिला में कौन पाए जाते हैं, यूरोडिला के अंतर्गत पूंछ युक्त, यानी इसमें पूंछ पाई जाती है, यूरोडिला के अंतर्गत जो आते हैं उनमें पूंछ पाई जाती है। अभी ये पॉइंट आपके लिए कहने के लिए तो एक एग्जाम पॉइंट, लेकिन यह पॉइंट जब आप पढ़ेंगे, लिखेंगे, याद करेंगे तो आपके लिए हो जाएगा। देखिए कुछ लोगों का कहना यह है कि हमें आप पीडीएफ दे दीजिए, हम पीडीएफ प्रिंट करा लेंगे। मित्रों मैं आपको हकीकत में बताऊं, जो बात आपको थोड़ी सी बुरी लग सकती है मैं जानता हूं, लेकिन मैं हकीकत बताऊं, जब हम पढ़ाई करते हैं या कोई काम करते हैं, सपोज करिए कि एक किताब है, मैं मेरी बात को 1 मिनट सीरियस सुन लीजिए, ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा लेकिन सुनिएगा जरूर, बहुत इंपॉर्टेंट बात कर रहा हूँ। ये सपोज करिए किताब है, इस किताब को क्या हुआ कि इस किताब को हमने कहा कि भैया देखो ये किताब हमारी है और इस किताब को हमें पढ़ना है, हमने पेज ओपन किया और हमने पढ़ना शुरू कर दिया। इस किताब में सपोज करते बेसिक चीज कुछ लेते हैं कि भारत के राज्य और उनकी राजधानी दी गई थी, ठीक, किताब में लिखी गई, वही किताब हम भी लाए, वही किताब आप लाए, वही किताब और कोई लाया, वही किताब और कोई लाए और कोई लाया, मतलब मान लेते हैं 5 स्टूडेंट ने उसी किताब को खरीदा, मार्केट में 5 के लिए। अब हम उन किताब को पढ़ना शुरू किए, हमारे पास नॉलेज नहीं था, हम पहली बार उस चीज़ को पढ़ रहे थे, हमें पता नहीं था कैसे पढ़ना, हमने उसकी पढ़ाई शुरू की, हमने पूरी किताब पढ़ ली, हमें समझ में नहीं आया कि लद्दाख क्या है, वहाँ पे निकोबार द्वीप समूह क्या है, दमन द्वीप क्या है, या दिल्ली क्या है, या राजस्थान क्या है, मध्य प्रदेश क्या है, हमें पता नहीं चला, ठीक। अब हुआ क्या, जब हम परीक्षा देने गए तो परीक्षा में हमसे पूछा गया कि उन राज्यों का नाम बताइए जो पश्चिमी घाट पर स्थित हैं। मैप पे हमें सारे राज्य और राजधानी बता दी गई थी, लेकिन मुझे पता ही नहीं था पढ़ना कैसे, या हमसे ये पूछ लिया गया उस राज्य का नाम बताइए जो कि पूरी तरह से, या उस राज्य का नाम बताइए, या उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम बताइए जो पूरी तरह से जलमग्न है। अब तो हमें पता ही नहीं, जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, द्वीप है, या जो चारों तरफ से स्थल से घिरा हुआ, मुझे तो पता ही नहीं। अच्छा मैंने पूरी किताब पढ़ी थी, मुझे पूरे स्टेट याद है, मुझे पूरे कैपिटल याद है, लेकिन मुझे ये नहीं पता है कि पश्चिमी घाट पे कौन से राज्य आते हैं, पूर्वी घाट पे कौन से राज्य आते हैं, उत्तर में कौन है, उत्तरोत्तर में कौन है, पूर्वोत्तर में कौन है, मध्यांचल में कौन है, स्थल लैंड कौन सा है, कौन जल लैंड है, ये तो मुझे पता ही नहीं। एग्जाम में प्रश्न ऐसा पूछ लिया गया, ऐसी स्थिति में हुआ क्या कि मैं दिग्भ्रमित हुआ और मेरा प्रश्न गलत हो गया, मुझे तो पूरा याद था। मुझे अगर स्टेट की राजधानी और राज्य की बात की जाए तो मुझे भारत के सभी राज्य सभी राजधानियां याद थी, लेकिन जो प्रश्न पूछा गया उसे सॉल्व करने का तरीका मेरे पास नहीं था। यह एग्जाम पॉइंट आपके पढ़ने के तरीके को विकसित करने के लिए बनाई गई, इतनी आसानी से नहीं बनाई गई। कुछ एग्जाम पॉइंट्स तो आप चेक करेंगे तो आपको किताबों से डायरेक्ट मिल जाती हैं, लेकिन कुछ एग्जाम पॉइंट्स ऐसी हैं उनमें दिमाग लगाया गया, बहुत ज़्यादा कंटेंट को कम किया गया। जैसे यहाँ पे देखिए, आप खुद देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे इतने मैटर को हमने एक जगह पे इकट्ठा कर दिया। इक्थियोपिस टाइफाइलस से होता है, ठीक है, ये दोनों मान लीजिए उसमें आ गए, किसमें आगे बताइए, वो ऊपर वाला एपोडा था, ठीक है, एपोडा गण में आ गए, दूसरे गण की भी बात कर दिया मैंने, तीसरे गण की भी बात कर दिया। अब जब आप इन्हें मैं पीडीएफ दे दूंगा ना, पीडीएफ आप पढ़ेंगे नहीं, आप भले पीडीएफ चिल्लाते हैं, पढ़ते नहीं है, मैं जानता हूँ, ठीक है। आपको करना क्या है कि आप इसे ऑन करिए, लैपटॉप में, मोबाइल में, जिसमें भी आप इसको ऑन कर दिए। अब देखिए इसकी मेन साइज ये ओरिजिनल पेज पे है, ये ओरिजिनल पेज है। अब इससे छोटा मैं क्या करूं, और एक एग्जाम पॉइंट मैं आपको भरोसे से बता दूं, देखिए आपको यहाँ पे देखिए 6 पेज पे है, ठीक है, और कितने प्रश्न इसमें है, तो इसमें टोटल प्रश्नों की संख्या है 46, 6 पेज में इसे मैंने समाहित कर दिया है। अब आप जब इनको पढ़िए तो इसको जूम कर लीजिए, आराम से एक एक पॉइंट को देखते हुए, पढ़ते हुए, जो पॉइंट अच्छी लगे उसको अपनी कॉपी पे नोट करते हुए आगे बढ़ जाइए। ऐसा आपको कुछ ही दिन करना है, लेकिन ऐसा करने से आपको बहुत अच्छी तरह से चीज़ें याद हो जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि आप ऐसा करने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी, क्योंकि आप टीचर हो गए हैं, आपको पढ़ने की इच्छा नहीं करती, मैं आपके फेज को समझ सकता हूँ, लेकिन फिर भी एक बार प्रयास करना है, एक बार अगर आप कर लें तो ठीक है। आपको पैसा खर्च करना अच्छा लगता है, 2 दिन 4 दिन पढ़ेंगे फिर पढ़ेंगे भी नहीं, इसलिए इसको एक एक पॉइंट को कोशिश करिए, लिख लीजिए, पैसा भी बचेगा, समय भी बचेगी, और आपके पढ़ने के लिए साधन, और ये आपके पास मोबाइल में रहेगा। जब भी आप कभी बाहर होइए, कोई काम नहीं है, पार्क में बैठे हैं, कहीं घूमने गए हैं, जा रहे हैं, तो आराम से एक एक लाइन पढ़ते जाइए, उससे रिवीजन भी होता रहेगा, इसलिए बेनिफिशियल है, ठीक है। अब बातें नहीं करूंगा, आगे आ जाते हैं, चूंकि समय बहुत मूल्यवान है।
अगली पॉइंट है आपके, मेढक में 10 जोड़ी मेरु तंत्रिकाएं पाई जाती हैं। पीछे मैंने मछली वाला जब कराया था तो उसमें 10 के नाम हमने आपको बता दिए थे, हमने 10 के नाम बता दिए थे, और मैंने आपसे तब भी कहा था कि इन 10 के नाम याद कर लीजिए, आगे चल करके यही 10 एम्फीबिया में भी पढ़नी होंगी, तो आपके लिए वो इंपॉर्टेंट है, वहां से आपको मिल जाएगा। इन्हें कपाली तंत्रिकाओं की संख्या 10 जोड़ी पाई जाती है। मेढक में कपाल का संपूर्ण फर्श एक बड़ी सी पैरास्फेनाइड अस्त, मेढक में कपाल संपूर्ण फर्श एक सी पैरास्फेनाइड अस्त द्वारा ढकी होती है। यह अस्त कपाल की फर्श को दृढ़ता प्रदान करता है। इसका आकार ड्रैगर जैसा होता है। कैसा होता है? डैगर जैसा होता है। मेढक के हृदय में 3 कोष्ठक यानी 3 कक्षक पाए जाते हैं, जिसमें 2 अलिंद होता है और 1 निलय होता है। मेढक के हृदय में 3 कक्षक पाए जाते हैं, 2 अलिंद होता है, 1 निलय होता है। मेढक का हृदय शंक्वाकार पेशी संरचना है, पेशियों से बनी हुई है और शंक्वाकार संरचना होती है, जो हृदयावरण यानी पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन से आच्छादित यानी ढकी होती हैं। यह दोहरी झिल्ली की संरचना होती, जिसमें हृदयावरणी द्रव्य भरा होता। कह रहा कि इसके अंदर पेरिकार्डियल फ्लूइड भी भरा होता है रहता है, जो हृदय को सूखने तथा आघात आदि की रक्षा करता है। ठीक। मेढक में प्रत्येक हृदय चक्र लगभग 0.94 सेकंड में पूरा होता है। कह रहा कि एक हृदय चक्र जो है 0.94 सेकंड में पूरा होता है। इस प्रकार मेढक में हृदय स्पंदन की दर 64 प्रति मिनट होती है। ठीक है, ये टीजीटी में पूछा गया प्रश्न है और इसका आंसर टीजीटी में 64 सही माना गया है। लेकिन अगर आप इसको कैलकुलेट करें, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, मान लीजिए कि 1 सेकंड में एक बीट जो हो रही 9.9 हो रही है, तो 60 सेकंड में कितनी होगी? 60 से गुणा कर दें तो कितना हो जाता है? 9 छक 54, 54 हो जाएगा। ठीक है, 9 4 था मान लेते हैं। अगर इसको दोनों से जुड़ा करेंगे तो यहाँ पे 6 चौके 24 के 4 और 6 9 में 54 2 57, तो ये हो जाए कितना? और यहाँ पे 64 बार है। 57 से 58 बार होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 64 बार दिया गया है। यह प्रश्न आयोग ने, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग जो है, इसका प्रश्न वहाँ पे 64 को आंसर माना है, इसलिए इस प्रश्न को हम रख करके यहाँ पे इसको बता दे रहे हैं। अब आप गूगल कर लीजिए, आप अपनी बुक चेक कर लीजिए, वहां पे जो दिया गया होगा आप उसे सही मानिए, इसको मानिए। आयोग ने इसको सही माना है, मैंने आपको बता दिया। एम्फीबिया में 4 जोड़ी महाधमनी, देखिए गलत लिखा गया, धमीन लिखा गया, महाधमनी आर्क उपस्थित होते हैं। धमनी होगा, धमनी नाप बड़ी मात्रा होगा, धमनी खाली रहेगा। ठीक है, होती है। तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी जोड़ी में पांचवी अल्प विकसित या अनुपस्थित होती है। चौथी जोड़ी पार्श महाधमनी या रेडिक्स में जुड़कर डक्टस बोटेनलिस का निर्माण करती हैं। मेढक के मुख के ऊपर जबड़े में 6 जोड़ी हड्डियां होती हैं। मेढक के मुख के ऊपरी जबड़े में 6 जोड़ी हड्डियां होती हैं। ऊपरी जबड़े में कितनी हड्डियां होती हैं? 6 जोड़ी हड्डियां पाई जाती हैं, जो आपस में मिलकर मैक्सिलरी आर्क बनाती हैं। इसका बाह्य भाग प्री मैक्सिला, मैक्सिला और क्वाड्रोजुगल से, जबकि अंतः भाग, तीनों के नाम है प्री मैक्सिला, मैक्सिला और क्वाड्रोजुगल से, जबकि अंतः भाग पैलेटाइन, स्क्वेमोलस तथा टेरिगॉइड्स से बना होता है। मेढक में टेरिगॉइड्स हड्डी वाई के आकार की होती है। प्रश्न कई बार पूछा गया है, अंडरलाइन कर लीजिए, इसको याद कर लीजिए। मेढक में टेरिगॉइड्स हड्डी वाई के प्रकार की होती है, वाई के आकार की होती है। मेढक की आदर्श कशेरुकियों में एक बड़ी छिद्रयुक्त रिंग जैसी संरचनाएं होती हैं। मेढक की आदर्श कशेरुकियों में एक बड़ी छिद्रयुक्त रिंग जैसी संरचनाएं होती हैं, जिसे न्यूरल कैनाल कहा जाता है। आगे देखिए, स्पाइनल कार्ड यहीं से गुजरता है। इस रिंग के अधर पर स्थित मोटा तथा ठोस छड़ जैसा भाग सेंट्रम अग्रवर्ती होता है। इसका अग्रभाग अवतल तथा पश्च भाग उत्तल होता है। अग्रभाग अवतल और पश्च भाग कैसा होता है?
उत्तल होता है। अगला प्रश्न, आठवीं कपाल तंत्रिका को श्रवण या ऑडिटरी तंत्रिका कहते हैं। कह रहा है आठवीं कपाल तंत्रिका को श्रवण या ऑडिटरी तंत्रिका कहते हैं। यह संवेदी तंत्रिका होती है। यह मस्तिष्क को कान से जोड़ती है। मेढक के अग्रपाद में अंगूठा अनुपस्थित होता है। मेढक के अग्रपाद में अंगूठा अनुपस्थित होता है, मतलब अंगूठा नहीं पाया जाता। इसके अग्रपाद की अंगुलास्थ सूत्र 2 2 3 3 होता है। ठीक है, अग्रपाद में अंगुलियों का जो सूत्र है वो क्या होता है, 0 2 2 3 3, 0 2 2 3 3। उसके बाद एक्जिलोटल लार्वा कुछ उभयचरों जैसे कि एक्जिलोटल लार्वा कुछ उभयचरों जैसे कि एम्फीस्टोमा आदि से संबंधित है। एम्फीस्टोमा आदि से संबंधित है। ठीक है, एम्फीस्टोमा आदि से संबंधित है। इसमें न्यूटनी अवस्था पाई जाती है। क्या पाई जाती है? न्यूटनी अवस्था पाई जाती है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण, थायरॉक्सिन की कमी के कारण इसमें लार्वा में रूपांतरण नहीं हो पाता। कह रहा थायरॉक्सिन की कमी के कारण लार्वा में रूपांतरण नहीं हो पाता। इनके वयस्क में ही यौन परिपक्वता पाई जाती है। अगला, एक्सोलोटल में न्यूटनी अवस्था पाई जाती है। देखिए क्या है, एक्सोलोटल में न्यूटनी अवस्था पाई जाती है। एक्सोलोटल में न्यूटनी अवस्था पाई जाती है। ठीक है, पाई जाती है। थायरॉक्सिन की कमी के कारण इनमें लार्वा में रूपांतरण नहीं हो पाता। इसके अवयस्क में ही यौन परिपक्वता पाई जाती है। आगे देखते हैं। कह रहा एम्फीस्टोमा, एम्फीस्टोमा लार्वा, एक्जिलोटल लार्वा, इसमें लार्वा अवस्था में ही जनन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है, अर्थात इसका कायांतरण नहीं होता व यह वयस्क में परिवर्तित हुए बिना ही जनन योग्य हो जाता है। ऐसी जनन प्रक्रिया को डिंब जनन कहते हैं। एक्जिलोटल लार्वा कुछ एम्फीबियंस में पाया जाता है। यह लार्वा अवस्था में जनन करता है। कह रहा है कि यह लार्वा अवस्था में जनन करता है। लार्वा अवस्था में जनन की क्रिया छद्म जनन कहलाती है तथा इसके लार्वा अवस्था में ही शारीरिक रूप से बचने रहने का लैंगिक विकास के लिए न्यूटनी अवस्था कहलाती है। रियोब्रैक्टस, रियो क्या है, रियोब्रैक्टस, रियोब्रैक्टस को गैस्ट्रिक ब्रोडिंग फ्रॉग या प्लेटिपस मेढक के नाम से जाना जाता है। यह पूर्वी ऑस्ट्रेलिया क्वींसलैंड क्षेत्र में उभयचर था। इसमें निषेचन अंडे मादा के आमाशय में विकसित, इसमें निषेचित अंडे मादा के आमाशय में विकसित होते हैं तथा लघु मेढक इसके मुख से बाहर निकल आते हैं। समस्त जंतुओं में एम्फीबिया की आरबीसी सबसे बड़ी है, जिसमें एम्फियोमा और प्रोटियस, जैसे कि एम्फियोमा और प्रोटियस, समस्त एम्फीबिया की आरबीसी, समस्त जंतुओं में आरबीसी सबसे बड़ी किसकी पाई जाती है? एम्फीबिया में, और इसमें एम्फियोमा तथा प्रोटियस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो ये आपका एम्फीबिया का हिस्सा क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। कल हम लोग चर्चा करेंगे अगले वीडियो में, जिसमें हम चर्चा करेंगे रेप्टिलिया के बारे में। तो आप में से जितने भी लोग चैनल पर नए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने मित्रों को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।